बेटा हम लोग 2024 का सेट नंबर 6 सीख रहे थे। ये 2024 के छठे सेट का अगला क्वेश्चन है। अवकल समीकरण दे दिया गया है और इसका विशिष्ट हल पूछा गया है। आप लोग समझ चुके हैं, मैंने बताया है कि किसी अवकल समीकरण के, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के इस विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? जीरो, कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है। और व्यापक हल में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं? जितनी उसकी आर्डर होती है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से बता दिया गया है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। अब यहाँ देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है तो सबसे पहले तो इसको हमें पहचानना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होगा। अब देखो किस तरह से लिखा हुआ है बेटा, यहाँ डी वाई डी एक्स बना है ना, मतलब इस तरीके से लिखा है, ऐसे डी वाई डी एक्स। अब यहाँ सभी टर्म को हम आर एच एस में लेके चले जाएँ। चलो ये वाला टर्म आर एच एस में ले आओ तो क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई इंटू कॉट एक्स, ये हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा बेटा। अब हमने जब भी बताया कि अगर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपको पहचानना है तो इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ या तो x दिखे या y, इस ब्रैकेट के अंदर या तो x दिखे या y, इसके अंदर या तो x दिखे या y। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं हो रहा बेटा, इसमें x और y दोनों दिख रहे हैं, मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं होगा। अब होमोजीनियस देख रहे हैं हम लोग, ये देखो बेटा कॉट आया है। ठीक है, यहाँ कॉट लिखा है। हम लोगों ने यहाँ देखा है कि अगर इनवर्स, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल इनमें कोई भी आ गया तो ये फंक्शन होमोजीनियस तभी होगा, मतलब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस तभी होगा जब वो उसके आगे ब्रैकेट में y अपान एक्स या x अपान वाई लिखा हो। तो जैसे यहाँ क्या आया है बेटा, यहाँ कॉट आया है, तो कॉट के आगे, अगर कॉट के आगे मतलब कॉट का जो कोण है अगर वो x बटे वाई लिखा होता या कॉट का कोण y बटे x लिखा होता तब तो हम इसको चेक करते होमोजीनियस, अदरवाइज ये हो ही नहीं सकता। अगर इन चार में कोई भी आ गया फंक्शन, ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर या तो हमको y अपान एक्स मिलना चाहिए इसके आगे या x अपान वाई, अदरवाइज ये चेक नहीं करना है, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल रिजेक्ट हो गया, होमोजीनियस रिजेक्ट हो गया। अब लीनियर चेक किया जाए। लीनियर में क्या है, पूरे समीकरण में या तो x की पावर 1 होनी चाहिए या y की पावर 1 होनी चाहिए। और पावर आपको पढ़ना है, पावर उसी की पढ़ोगे जो एलजबरा में होगा, इनके साथ जो है उसकी पावर नहीं पढ़ पाओगे। तो देखो बेटा यहाँ यक्स तो कॉट के साथ है तो उसकी पावर तो हमें पढ़ने को ही नहीं मिलेगा, तो पढ़ोगे किसका? वाई का पावर पढ़ोगे। वाई पावर 1 यहाँ है, केवल एक जगह दिखा, वो भी वाई पावर 1। और जब वाई पावर 1 आ गया तो इस तरह से आप सेट करेंगे, इसके पहले +1 बना लेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पर अपने आप यहाँ +1 बना हुआ है, वाई पावर 1 का टर्म इधर है, ठीक, वाई पावर 1 का टर्म ये यहाँ इसके बाद लिख लेंगे और इसके बाद ये इसमें सिर्फ एक्स रहेंगे बेटा, इसमें वाई नहीं दिखेगा। यहाँ डी वाई डी एक्स और वाई पावर 1 कॉमन कर लेना यहाँ जितने जगह होगा, और जिसमें एक वाई नहीं है वो सब इधर चला जाएगा। ये एक्स का फंक्शन होता है, यहाँ पर जो क्यू लिखा हुआ है ये क्यू एक्स का फंक्शन होता है। तो देखोगे यहाँ अब हमें पी और क्यू कंपेयर करना है, तो पी कैसे पढ़ते हो, यहाँ वाई पावर 1 के वाले टर्म में चले जाओ, वाई पावर 1 वाले टर्म में वाई को छोड़ दो। देखो ये वाई पावर 1 वाला टर्म है तो वाई पावर 1 को छोड़ दो, क्या बचा यहाँ? प्लस बच गया, प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, और क्या बचा? कॉट एक्स, वो लिख लिया, और क्यू पूरा आर एच एस हो जाएगा। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सभी बच्चे जानते हैं कि लीनियर को सॉल्व करने के लिए जब इस तरह से आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, उसके बाद इस तरह से आंसर देते हो। तो अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पर चल रहे हैं। ए की पावर इंटीग्रेशन के अंदर पी लिखा हो, यहाँ डी एक्स है तो यहाँ डी एक्स आ गया। अब ये अब पी का मान रख दिया कॉट एक्स। जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये ट्रिग्नोमेट्री में कॉट एक्स का देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स का क्या फार्मूला होता है बेटा? लॉग मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स। लेकिन जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसको ये फार्मूला यूज करेंगे, कोई भी फार्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इनमें से कोई भी फार्मूला या अलजेब्रा का कोई भी फार्मूला, तो मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे लॉग के आगे, वैसे डायरेक्ट लिखेंगे और कांस्टेंट भी नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ होना तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस साइन एक्स चाहिए था, लेकिन यहाँ मॉड्यूलस हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट इतने लिख दिया, ठीक। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ मैंने लिख दिया कि लॉग मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस सी भी लिखा जाएगा बेटा यहाँ, लेकिन यहाँ मॉड्यूलस क्यों नहीं लिखा गया वो आपको बता दिया। इसके बाद फार्मूला बताया है कि e की पावर लॉग एफ एक्स, इसका फार्मूला आप लोगों को बताया है, देखिए यहाँ मैंने लिखा भी दिया है कि e की पावर लॉग एफ एक्स बराबर क्या यूज कर लिया करेंगे? एफ एक्स, जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चलेंगे, क्योंकि इसी में e की पावर जा रहा है, अगर इस तरह से हो तो ये यूज कर लेंगे। तो e की पावर लॉग साइन एक्स था, केवल साइन एक्स बचा, ये हट गया, काट मत देना। अब इसका सोल्यूशन बताया गया है, क्या करते हैं, हाँ यहाँ y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c, ये फार्मूला हो गया। तो यहाँ लिख दिया गया समीकरण 1 का हल होगा
y इंटू, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ बेटा, y लिखा है ना, ऊपर वाला लिखा जाता है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें, साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स आ गया, यहाँ q की वैल्यू रखना पड़ेगा आपको, तो q की वैल्यू 2x रख दिया गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स रख दिया गया। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इंटीग्रेशन की कंसेप्ट में फिर से जाना पड़ेगा। सीधा सीधा फार्मूला नहीं बेटा, सीधा सीधा फार्मूला आपको एलजेब्रा का मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का मालूम है, और ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ठीक, ये आपको एलजेब्रा का मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री का मालूम है, एक्सपोनेंशियल का मालूम है, और दो फार्मूले ये मालूम है। इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो यहाँ सीधे फार्मूलेस तो हो नहीं रहा है। अब हम प्रतिस्थापन चेक करेंगे, प्रतिस्थापन और अरेंज मैनेज। अरेंज मैनेज तभी किया जाएगा बेटा जब वो ट्रिग्नोमेट्री में हो टोटल, या टोटल एलजेब्रा में हो। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आधा हिस्सा तो एलजेब्रा का है, ये हिस्सा एलजेब्रा का है, ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ना तो इसका अवकलन यहाँ दिया है ना इसका अवकलन यहाँ दिया है। सारे टाइप यहाँ रिजेक्ट हो गए, सब यहाँ रिजेक्ट हो गया। अब हम चले आएंगे खंडशाह में, अब हम खंडशाह में चले आए, पहला और दूसरा आइलेट के अकॉर्डिंग लेट कर लें। अब तो चलते हैं, देखते हैं इसमें खंडशाह समाकलन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग रहा है। आइलेट से पहला दूसरा मानोगे, देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में है, साइन एक्स तो ट्रिग्नोमेट्री में चला गया, मतलब हमारे पास यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लिखी है, और यहाँ 2x इन्वर्स में तो नहीं है, 2x लॉग में भी नहीं है, 2x ट्रिग्नोमेट्री में भी नहीं है, और 2x एक्सपोनेंशियल में भी नहीं है। एक्सपोनेंशियल में चर घातांकी होता है बेटा, पावर में वेरिएबल जाती है, बेस में कांस्टेंट, ई पावर एक्स टाइप का, 2 पावर एक्स टाइप का, ये चर घातांकी एक्सपोनेंशियल है। तो जब भैया ये इन्वर्स नहीं है, लॉग नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं, तो बचा क्या, एलजेब्रा बचा। इसका मतलब ये एलजेब्रा हो गया। अब इसमें देखो आइलेट में पहले क्या आया, पहले ए मिला है फिर टी, अर्थात ये फर्स्ट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो इसमें बाई पार्ट्स, ये दो तो बाहर निकाल दिया गया, अब बाई पार्ट्स लगा दिया। बाई पार्ट्स का फार्मूला रटना आप लोगों को सिखाया गया है कि ये दो बच्चे हैं ना, ये बड़ा वाला है शरारती ज़्यादा है, बिना बताए घर से बाहर निकल जाता है, और छोटा वाला डरपोक के घर के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहा है। अब ये टहल रहे हैं तो घर की बदनामी हुई, माइनस ये घर के अंदर आया, दरवाज़ा बंद कर लिया गया, मम्मी ने छड़ी उठा के इनकी पिटाई की। ठीक, डी बाई डी एक्स पहले का मरम्मत हो गई, और दूसरा तो चुपचाप कमरे में बैठा अभी भी पढ़ाई कर रहा है। और देखें यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह बना, तो यहाँ डी एक्स जरूर लिखें, और ये इंटीग्रेशन है तो इसके लिए डी एक्स यहाँ लिखें प्लस में कांस्टेंट, या तो सीधे फार्मूला रट लें या ट्रिक बताइए, इस ट्रिक से सीख लें जैसे आपको आता है। अब यहाँ इसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसके लिए लिस्ट आपके पास है, ये ट्रिग्नोमेट्री की लिस्ट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉज एक्स। ये फार्मूला आपको रटा होना चाहिए। ठीक, और अगर नहीं रटा है तो एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्री की बेटा शुरुआत साइन से होती है, तो डी बाई डी एक्स आप यहाँ साइन एक्स लिखा जाएगा बराबर कॉज एक्स, ऐसे लिख लिया करना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन, कॉज का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉज। ओके, एक का प्लस आता है तो दूसरे का माइनस में आता है, इतना लिख लोगे आपका गलत नहीं होगा। यहाँ आपने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स, क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। अब अगर हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स चाहिए, तो यहाँ पर आएगा तो कॉज, लेकिन चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको तैयार हो गया कि यहाँ माइनस कॉज एक्स लिख देना है। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, सबको मालूम है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉज हो गया। अब देखें बेटा ये माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो गया। ठीक, अब ये कॉज एक्स का इंटीग्रेशन, तो कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या सीखें, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन तो अभी बताया कि कॉज एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन एक्स, लिखिए हो ना, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। इन सब की मैं ट्रिक सिखा दूंगा, उसमें आप परेशान नहीं होंगे, आपका चिन्ह नहीं गलत होने पाएगा। अभी तो यहाँ मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ, फार्मूला रटने की ट्रिक यहाँ बताएंगे तो बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। अब इसको सिंपली कॉज एक्स के प्लेस पर इंटीग्रेशन, कॉज एक्स के प्लेस पर हम साइन एक्स लिख देंगे। और यहाँ एक कंडीशन भी दिया है बेटा, मुझे x बराबर पाई बाई 2, y बराबर 0 रखना है पूरा सॉल्व होने के बाद, पहले इंटीग्रेशन तो हटे। देखें फार्मूले इसी तरह से पेपर में लिख दिया जाएगा किनारे। ठीक है, पूरा इंटीग्रेशन हट गया, ढंग से लिख लिया गया। यहाँ ये हमारा y इंटू साइन एक्स बराबर इतना आ गया। अब हमारे क्वेश्चन में y बराबर 0 और x बराबर पाई बाई 2 दिया है, तो ये रखा गया समीकरण 2 में, y बराबर 0 तथा x बराबर पाई बाई 2 रखने पर। क्यों रखा गया, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में कहा गया था रख दें y के प्लेस पर 0 और x के प्लेस पर पाई बाई 2 बनाते चले जाएं। देखें तो 0 हो गया। यहाँ कॉज पाई बाई 2, कॉज 90 अंश होता है बेटा, उसकी वैल्यू 0 होती है, और साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब ये 0 हो गया,
और यहाँ 0 से इंटू करेंगे 0 आया, कुल मिला के यहाँ 1 आया, 1 इंटू 2 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे c की वैल्यू -2 आ गई। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, आंसर हो गया। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर ये हमारा आंसर हो गया। यही अभीष्ट हल है। शायद तैयार हो गया होगा आप लोगों को। हाँ बेटा, अब 2024 का सेट नंबर 7 हम देखेंगे। देखेंगे अवकल समीकरण का हमको कोटि बताना, मतलब आर्डर बताना है। और जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की आर्डर बताना होता है तो इसके जितने डेरिवेटिव्स हैं बेटा, देखें ये डेरिवेटिव है ना dy dx, इसकी आर्डर कितनी होगी? इसकी आर्डर 1 है, इसकी आर्डर 2 है और इसकी आर्डर 3 है। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, सबसे बड़ी संख्या क्या आई? 3 आई। तो इसकी आर्डर कितनी हो गई? इसकी आर्डर हो गई 3। अगर डिग्री पूछी गई, देख रहे हो d³/dx³ वाला टर्म केवल एक ही जगह है और इसकी होल पावर 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब अगला सवाल है अवकल समीकरण y log y dx माइनस एक्स dy इक्वल टू 0 को हल कीजिए। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो हमको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप का है। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से है, लीनियर से है, होमोजीनियस से। चलो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पहले चेक करते हैं बेटा। देखें इस तरीके से लिखा हुआ है ना, ये dx और ये dy। तो देखें यहाँ फैक्टर हो गया, यहाँ फैक्टर हो गया और ये फैक्टर हो गया। इस ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ y दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर आपको सिर्फ y दिख रहा है, इसके अंदर केवल x। और हमने बताया कि जितने भी यहाँ ब्रैकेट बने हैं सभी ब्रैकेट के अंदर या तो केवल x दिखना चाहिए या केवल y दिखना चाहिए। अगर मिक्सअप है x y दोनों दिख रहे हैं तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल नहीं लग पाएगा। तो देखिए यहाँ सिर्फ y, यहाँ सिर्फ y, यहाँ सिर्फ x, मतलब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की कंसेप्ट फॉलो हो रही है। अब उसको हम ढंग से लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जानते हैं कैसे हल होगा। इस तरह से x वाले फंक्शन को dx के साथ बना लिया जाएगा, y वाले को dy के साथ, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको पक्षांतर कर दिया बेटा। देखें यहाँ तो ये dx है और ये y वाला फंक्शन, इसको तो dy के साथ जाना होगा। और ये किसका फंक्शन है? x का, उसको dx के साथ आना होगा। ये यहाँ अंश में लिखा है ना, दूसरी तरफ जाएगा, हर में चला गया। ये भी यहाँ अंश में लिखा है, इधर आएगा, हर में चला आएगा। इतना तैयार हो गया होगा। अब दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन करना, तो इसका तो फार्मूला है बेटा हमारे पास। और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। आइलेट आपको एलजेब्रा से रिलेटेड इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया गया। कहोगे कैसे बताया गया, हमें कहाँ मालूम कि एलजेब्रा से रिलेटेड इंटीग्रेशन का फार्मूला बताया गया। ये देखो, ये एलजेब्रा वाले हो गए ना, इसका आपके पास फार्मूला है। आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपके पास फार्मूले हो गए। और ये एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड आपके फार्मूले हो गए। और 2 फार्मूले ये हैं आपके पास। केवल इतने फार्मूले बताए गए आपको। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? एलजेब्रा का फार्मूला मेरे पास है, ट्रिग्नोमेट्री का है, एक्सपोनेंशियल का है। इन दोनों का इंटीग्रेशन में कोई फार्मूला नहीं है। तो बेटा अगर ये दोनों इंटीग्रेशन में आ गए तो या तो इनका अवकलन गुणा में मिलेगा और नहीं तो बाई पार्ट्स लगेगा। अगर इनका अवकलन गुणा में नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाओगे? बाई पार्ट्स। अब देखो यहाँ तो इसका तो सीधा इंटीग्रेशन है, अलजेब्रा वाला फार्मूला लग जाएगा 1/x वाला। ठीक, यहाँ पर आ गया बेटा लॉग, आया है ना, इसमें से लॉग आ गया। अब बताओ लॉग y का अवकलन क्या होता है? d/dy ऑफ लॉग y कितना होता है? 1/y। तो देखो 1/y यहाँ इंटू में दिया है कि नहीं दिया है? दिया तो है। ये देखो, क्या नहीं लिखा है क्या? इसको 1/y नहीं समझ सकते क्या? dy/y इंटू लॉग y लिखा है। इसका मतलब क्या हो गया? dy/log y और इंटू 1/y। तो इसका अवकलन गुणा में आ गया। तो अगर इन्वर्स या लॉग में कोई फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर आ गया तो इसका अवकलन अगर गुणा में मिला तब तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी, नहीं तो बाई पार्ट्स लगेगी बेटा। प्रतिस्थापन विधि सभी बच्चों को मालूम है, सभी बच्चों को समझाया गया है इंटीग्रेशन में। ये या तो सीधे सीधे फार्मूला मैच हो जाए, तो सीधे सीधे फार्मूला तो बेटा एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपोनेंशियल का लिखाया गया, उसके अंदर तो ये मैच नहीं हुआ, यहाँ तो लॉग आ गया है। या अरेंज मैनेज और प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन में मैंने अभी यहाँ आपको एक और नया बताया कि अगर हमारे इंटीग्रेशन के अंदर इन्वर्स या लॉग का फंक्शन आ गया है तो इसका अवकलन गुणा में मिलना चाहिए, नहीं तो प्रतिस्थापन नहीं लगेगा। फिर कहाँ से हल करेंगे? फिर हल करेंगे बाई पार्ट्स वाले फार्मूले से। इस फार्मूले को लगाएंगे हम लोग। तो इसका लॉग y का अवकलन इंटू में मिल चुका है। अब दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह बना दो, यहाँ लिख दिया गया दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा, सीधा फार्मूला लग गया। और इसमें देखो log y का अवकलन गुणा में है तो यहाँ दिखाया जाएगा किनारे फेयर वर्क है, माना log y बराबर t तो 1/y dy बराबर dt, क्योंकि log y का अवकलन क्या आएगा? डिफ्रेंसिएशन 1/y और y का dy और t का dt।
डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया। तो इसके प्लेस पर देखोगे अब इसको अप्लाई किया गया, log y के प्लेस पर आपको यहाँ t लिखना पड़ेगा तो log y के प्लेस पर t लिख गया, और 1/y dy के प्लेस पर आपको dt लिखना पड़ेगा। तो देखो ये 1/y लिखा है और ये dy, इस पूरे के प्लेस पर आपने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब 1/t dt का इंटीग्रेशन जानते हैं, अभी तो इंटीग्रेशन बना हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ मॉड्यूलस t और प्लस में c चल रहा है। तो इधर log मॉड्यूलस x इक्वल टू, अब t की वैल्यू रख दो, t किसको माने थे, t हमने माना था log y को, तो t की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे या पहले रख दें। देखें log को log के साथ पहले कर लें जिससे सरल हो जाए। ठीक, यहाँ log लिखा है, यहाँ log लिखा है, तो इस कांस्टेंट को भी log से रिप्लेस कर दें, क्योंकि सभी प्लेस पर log चल रहा है तो कांस्टेंट भी log के फॉर्म में बना लिया जाएगा। तो c इक्वल टू log a लिख दिया गया, लिखा जाएगा c इक्वल टू log a। अब इस log को इकट्ठा कर लो दोनों को, तो log मॉड्यूलस x माइनस log मॉड्यूलस t बराबर log a आ गया। log m माइनस log n का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m बाई n, तो log m बाई n हो गया। अब यहाँ पर अभी अब इसके बाद देखें यहाँ log लिखा है और यहाँ log लिखा है। अब log m इक्वल टू n की कंसेप्ट सबको मालूम है, log m इक्वल टू log n की कंसेप्ट क्या है, m बराबर n। तो अगली स्टेप में मैं इतना बराबर इतना लिख लूँगा और t की वैल्यू रख दूंगा लास्ट में अभी। तो देखिए बेटा ये log m बराबर log n टाइप का है ना, तो m बराबर n, मतलब log हट गया है ना, सोचना कि log कट गया, ऐसे काट मत देना, गलत हो जाएगा। अब यहाँ t की वैल्यू रख दो, t किसको माने थे, log y, तो t के प्लेस पर log y लिख गया, मॉड्यूलस x अपान log y इक्वल टू a। कहोगे पूरे मॉड्यूलस कैसे लग गया, बट बेटा मॉड्यूलस a अपान मॉड्यूलस b को आप पूरे का मॉड्यूलस लिख सकते हो, a अपान b का फार्मूला होता है। ठीक है, कब कब, जब a इंटू बी लिखा है तब मॉड्यूलस ए इंटू मॉड्यूलस बी, इसके प्लेस पर ये, इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं, और ए अपान बी के केस में भी मॉड्यूलस ए अपान मॉड्यूलस बी इंटू और डिवाइड के लिए फार्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, मॉड्यूलस हटाना चाहे हटा सकते हैं, नहीं यही आंसर दे दे, यही आंसर दे देना। ये इसी सेट का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल मतलब जनरल सोल्यूशन, तो व्यापक हल, विशिष्ट हल, इनसे आप लोग परेशान नहीं होंगे। ये अवकल समीकरण दे दिया गया है, सबसे पहले तो हमें पहचानना पड़ेगा कि ये किस टाइप से होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ हमारे क्वेश्चन में dy dx बना हुआ इस तरह से है ना, तो सभी टर्म RHS में ला के फैक्टर कर लें। तो ये यहाँ प्लस है ना, ये वाला टर्म इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, x पावर 2 माइनस 2y, ये हो गया। क्या इसका फैक्टर हो पाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है। और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तभी होगा जब इस ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x या y दिखे, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x या y, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ x या y। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, इस ब्रैकेट के अंदर तो x और y दोनों दिख रहा है, मतलब ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं सॉल्व हो पाएगा। इसको इधर ले आए बेटा, ये इस तरीके से लिखा ना, dy dx के बाद क्या लग गया, अब इक्वल लग गया, जो टर्म था इसके बगल में उसको RHS में ला के फैक्टर कर लो। तो ये वाला टर्म हम इधर ले आए, इतना हो गया, फैक्टर हो नहीं रहा है, तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से तो होगा नहीं। अब होमोजीनियस देखते हैं, तो होमोजीनियस में यहाँ पर अगर एलजबरा है तो सभी पदों की घातें समान होनी चाहिए। तो एलजबरा आया, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 2, तो क्या सभी पदों की घातें बराबर आई, सभी पदों की घातें बराबर नहीं है, मतलब होमोजीनियस भी रिजेक्ट हो गया। अब लीनियर देख लेंगे कि पूरे समीकरण में x की घात 1 है या y की। तो देखो बेटा यहाँ x पावर 1 है, लेकिन यहाँ x पावर 2 है, मतलब x की पावर 1, पूरे समीकरण में x पावर 1 नहीं है, यहाँ 1 यहाँ 2 आ गया, जबकि y पावर 1 है। पूरे समीकरण में किसकी घात 1 है, y की घात 1 है, तो इस तरह बनेगा हमारा। अब इस तरह बनेगा तो इसको जानते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस तरह से हम कंपेयर कर लेंगे। y पावर 1 है, इस तरह बनाएंगे, यहाँ dy dx से पहले क्या बनाना पड़ेगा, +1, तब p और q कंपेयर होगा। पहले यहाँ +1 बना लेंगे लीनियर में, तभी p q कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ x लिखा है ना, तो इससे डिवाइड कर दें पूरे को, x से डिवाइड करेंगे इतना आ गया, यहाँ x से डिवाइड करेंगे ये आ गया, इसमें x से डिवाइड करेंगे इतना आ गया। अब इसको कंपेयर कर रहे हो बेटा, यहाँ लिखा जाएगा जो p और q है, यहाँ लिखा जाएगा dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू q से तुलना करने पर, तुलना करने पर, तब तो आपको ये मिला है। अब p मैंने यहाँ पढ़ना सिखाया कि p कैसे पढ़ेंगे, देखें y पावर 1 के इंटू में जितना है पूरा p होता है। तो चलो यहाँ पर आगे, यहाँ y पावर 1 छोड़ दो, क्या बचा, ऊपर 2 बचा, नीचे x, और यहाँ चिन्ह प्लस है तो p की वैल्यू 2/x, और q यहाँ हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला सभी बच्चों को मालूम है कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला है, e की पावर में इंटीग्रेशन बनेगा, p लिखेंगे, और जो यहाँ dx है तो यहाँ dx, dy है तो dy, तो ये e की पावर में इंटीग्रेशन p, और यहाँ dx है तो dx, p की वैल्यू रख दें। अब जानते हैं यहाँ 2 का गुणा है, 2 बाहर ले लें, 1/x का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को मालूम है
कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड्यूलस x। लेकिन यहाँ मॉड्यूलस क्यों नहीं लगा है बेटा, क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में लॉग में मॉड्यूलस नहीं यूज करेंगे। ये 1/x का इंटीग्रेशन है ना, यहाँ मॉड्यूलस लगा है, c भी लिखा है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ना तो c जोड़ोगे ना यहाँ मॉड्यूलस यूज करना लॉग में, तो इसमें सीधे सीधे इतना लिख लिया। अब इसके बाद आपको ये कंसेप्ट बताई गई है कि जब भी इसमें लीनियर को सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और या इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लॉग में किसी का इनटू है तो देखिए यहाँ लॉग में 2 का गुणा चल रहा है, लॉग में 2 का गुणा, तो ये कहाँ चला जाएगा, सीधे पावर में। ठीक, अब ये पूरा हट जाएगा, लॉग fx टाइप का बन गया, ये इतना आ गया। तो यहाँ क्या फार्मूला यूज हो गया, e की पावर लॉग fx इक्वल टू fx, कि भाई इसको हमने कैसे लिख दिया, इतना बराबर आ गया, ये फार्मूला यूज हो गया। इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो y में यहाँ y है ना, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। अप्लाई कर लें तो समीकरण 1 का हल होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, ये y लिखा है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, क्योंकि यहाँ dx चल रहा, अगर यहाँ dy होता तो यहाँ dy लिखा जाता और यहाँ x लिखा जाता। अब यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दें और यहाँ पर q की वैल्यू रखना पड़ेगा, q की वैल्यू x है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x स्क्वायर रख दिया गया। यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ x पावर 3 हो गया, सभी बच्चों को मालूम है x पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस पावर में एक जोड़ दें और यही बटे में चला गया। तो y इंटू एक्स पावर 2 इक्वल टू एक्स पावर 4/4 प्लस, यहाँ आंसर लिख सकते हैं बेटा, या चाहें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये y बना है बेटा, y इंटू एक्स पावर 2 लिखा है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स पावर 2 इंटू वाई, क्योंकि यहाँ x पावर 2 है ना, चाहो तो ऐसे लिखो y इंटू एक्स पावर 2 या 4x पावर 2 इंटू वाई, दोनों सही है, कोई भी लिख दो। 4 से गुणा किया गया, यहाँ 4 से गुणा करोगे x पावर 4 आएगा, यहाँ 4c आ गया। इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट, जब भी हम लोग इंटीग्रेशन में या अवकल समीकरण में जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला जो अपने मन से कांस्टेंट लिखते हैं उस वाले टर्म में बेटा अकेला कांस्टेंट बनाया जाता है। जैसे यहाँ 4 इंटू सी लिखा है, 2 कांस्टेंट लिखे हैं यहाँ, तो इसके प्लेस पर अकेला कांस्टेंट हमें लिखना होता है, नियम है ये। तो इसके प्लेस पर मैंने ए बना दिया और लिखना पड़ेगा कि ए कहाँ बनाया है, तो ए बराबर हमने किसके प्लेस पर लिखा है, 4c के प्लेस पर। यही आंसर हो गया, यहीं घेर दें, यही आंसर है। तो बेटा ये 2024 के सातों सेट कंप्लीट हो गए, इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अब हम लोग 2023 के सभी सेट का डिस्कशन करेंगे। अब आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना अच्छे से आ गया होगा, तीनों टाइप को अटेम्प्ट करना आ गया होगा। उसके बाद जो इंटीग्रेशन की समस्या होती है उससे भी काफ़ी हद तक आप निपटना सीख गए होंगे। इंटीग्रेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन रहेंगे। और बेटा सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक एंड शेयर कर दें। जो भी दिक्कत हो आप उसमें भेज सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी।